टोरंटो 360 टेलीविजन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमिग्रेशन एक ऐसा मैटर है जिससे साउथ एशियन का कोई ना कोई सिलसिला जो है वो जुड़ा रहता है। हम लोग सब कनाडा में आते हैं, हम कहते हैं कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी है भी सही, लेकिन नॉर्थ अमेरिका एक ऐसी जगह है जहां यकीनन लोगों की ज़िंदगियां बदलती हैं। कनाडा के साथ अमेरिका है और सुपर पावर है। बहुत से लोग कनाडा से अमेरिका भी जाना चाहते हैं, लेकिन उसका तरीक़ेकार क्या है, इस हवाले से आज इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। और परमिंदर सिंह सिंधु साहब सीनियर डायरेक्टर हैं WWICS वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस से हमारे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद कहेंगे। सिंधु साहब, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो एंड टोरंटो 360 TV। अरशद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने रेडियो प्रोग्राम के ऊपर इनवाइट करने का। आपके सभी लिसनर्स को जो है मेरी तरफ से आदाब। और अगेन इट इज ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी गेस्ट स्पीकर। थैंक यू वेरी मच सर। इमिग्रेशन एक ऐसा मैटर है, सभी लोग किसी न किसी हवाले से कंसर्न करते हैं इसको। आजकल जो बहुत ज़्यादा बात हो रही है वो E2 वीज़ा के हवाले से बहुत बात हो रही है। आपके इल्म में है कि अमेरिका में रजीम चेंज हुई है और उसके बाद ट्रंप साहब की सूरत हाल और फिर इकॉनमी जो हमारी है उसमें कुछ लोगों के लिए मसले मसाइल हो रहे हैं, तो ऑप्शंस लोग देखते हैं। तो बहुत से लोगों का ऑप्शन शायद अमेरिका जाना भी है। तो E2 वीज़ा असल में है क्या और किन लोगों के लिए है? अरशद जी, जो E2 वीजा है, इसका जो एक्चुअली पूरा नाम है, इसका नाम है ट्रीटी इन्वेस्टर वीजा। ओके। जो ये वर्ड है ट्रीटी, हाँ। ट्रीटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम बेसिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत सारे कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, उनके साथ में ट्रीटीज हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉमर्स, विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड। ठीक है। अगर ऐसे अग्रीमेंट हैं, जो अगर ऐसी ट्रीटी जो है वो जिसको कहते हैं कि आपका उसका इसके कॉमर्स एंड नेविगेशन के नीचे अगर ये फॉल इन होती है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं टू गेट द रेजिडेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा। और इसमें मैं एक बात ये मेंशन कर दूं, कनाडा इज वन ऑफ द ट्रीटीज, बट इसके साथ साथ में पाकिस्तान आल्सो इज ए ट्रीटी कंट्री। तो स्पेशल प्रोविजंस हैं ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जो इन कंट्रीज के सिटीजन्स हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स पे, उनकी रेजिडेंसी के प्रोविजंस हैं अंडर दिस कैटेगरी। और अच्छा, अभी आपने बताया कि कनाडा भी है और पाकिस्तान भी है, और कौन से एलिजिबल कंट्रीज हैं E2 वीजा के लिए? सारे वो कंट्रीज जिसमें कॉमर्स और नेविगेशन की जिनकी ट्रीटीज साइंड हैं, बहुत से कंट्रीज हैं। ठीक है। मिडिल ईस्ट में है कंट्रीज, अफ्रीका में कुछ कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज जो हैं अपने एशिया में कंट्रीज हैं, फिलीपींस हो गया फॉर एग्जांपल, जापान हो गया। अगर एशिया की बात करें, टर्की ले लें हम, तो तुर्की कहते हैं हम, और बहुत से कंट्रीज हैं। देयर आर सेवरल डिफरेंट जो है कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है। E1 एंड E2 कंट्री ट्रीटी कंट्रीज कहते हैं। E1 होता है ट्रेडर्स के लिए, E2 होता है इन्वेस्टर्स के लिए, जो बिजनेसमैन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके या तो बिजनेस एस्टैब्लिश करना है या बिजनेस अपना परचेज करके रन करना है। अच्छा, अब जाहिर है कुछ क्वालिफिकेशन भी इसकी होगी, तो क्या कोई क्योंकि आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रिक्वायर्ड है फिर इस वीजा के लिए? हम अगर E2 की बात करें, ये E2 सबसे कन्वीनियंट वीजा है एज कंपेयर टू E1। E1 में रिक्वायरमेंट्स बड़ी स्ट्रिंजेंट है। इसमें रिक्वायरमेंट ऐसी रहती है कि आपकी 50% ट्रेड बिजनेस होना चाहिए, जो ट्रेड उसकी ट्रीटी कंट्री के साथ में। इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स बहुत हाई है, $600,000 एंड अबव है। मीनवाइल इन E2 कैटेगरी अगर आपके पास में 1,25,000 1.5 लाख के आसपास का अमाउंट है, जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ आइदर परचेजिंग ए बिजनेस और फॉर एस्टैब्लिशिंग ए बिजनेस इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो आपको तकरीबन 4 महीने के अंदर अंदर जो है यूएस की रेजिडेंसी जो है मिलना मुमकिन है। अच्छा, और ये US डॉलर्स हैं? ये US डॉलर्स। अच्छा, किस किस्म का बिजनेस क्वालिफाई करते हैं इसमें? इसमें बहुत सारे किस्म के बिजनेसेस क्वालिफाई करते हैं। जो है बिजनेसेस की जो कोई स्पेसिफिक ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है कि सिर्फ इसी टाइप का बिजनेस। एक जरूर है इसमें चीज कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो टेंजिबल होनी चाहिए। वो जो टेंजिबल का मतलब ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कन्वीनियंस स्टोर हो गया, उसमें स्टॉक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेंटरी है या और चीज है, कॉफी शॉप हो गई, इस तरह के कितने ही बिजनेस हैं, डिफरेंट बिजनेसेस। वैसे मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि देयर हैज टू बी ए टेंजिबल इन्वेस्टमेंट मेड। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस है,
तो उसमें जो है यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ट्रेडिंग बिजनेस है, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कह देते हैं, तो उसके जो गुड्स में आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है, गुड्स आप एक जगह से परचेज करते हैं, दूसरी जगह पे आप सेल कर रहे हैं, तो ठीक आपकी इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में टेंजिबल किसी चीज में ना हो। ठीक। उसी तरह से सर्विस बेस्ड हैं कई बिजनेस, हम्म जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हम्म रियल एस्टेट एजेंट्स हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, या अपने जिनको कहते हैं ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज हैं। तो इस तरह के बिजनेस जहां टेंजिबल इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो हम्म, उनका फिर जो है तरीके कुछ डिफरेंट चेंज जो है होता है। देखने पड़ते हैं कि ठीक। किस तरह से उनकी टेंजिबल इन्वेस्टमेंट दिखाई जा सकती अच्छा है। ये सनु मेजर साहब, रिक्वायरमेंट है। देखो ठीक है सनु साहब, बहुत से एग्जिस्टिंग बिजनेस होते हैं, बहुत से लोग जैसे आते हैं एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो उसको बाय करते हैं। ये एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या नया बिजनेस से शुरू करना होगा इस वीजे के लिए? हम सजेस्ट ये करते हैं कि आप किसी भी कंट्री में, नई कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, वेदर इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इट इज कनाडा, फॉर दैट मैटर यूके, टियर 1 एंटरप्रेन्योर कैटेगरी, या कोई भी और जो कंट्री, आप अगर बिजनेस बाय करते हैं तो आप ऑलवेज बेटर रहते हैं एज कंपेयर टू एस्टैब्लिशिंग ए बिजनेस। ठीक। इसका कोई मतलब थंब रूल ये नहीं है कि आप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। हम सजेस्ट ये करते हैं कि यू शुड बाय ए बिजनेस, क्योंकि ठीक। रीजन ये है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम रहता है दोनों केस में। ठीक है। पर अगर आप बिजनेस को बाय कर रहे हैं तो आप ये इंश्योर कर सकते हैं वो ऑलरेडी रनिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस हो। ठीक है। अगर आप एस्टैब्लिश करते हैं तो उसको एस्टैब्लिश करके बिजनेस को विद द सेम इन्वेस्टमेंट आपको टाइम लगेगा उसको टू ठीक। ब्रिंग इट इनटू द वेरी प्रॉफिट। दोनों ही अलाउड है, ठीक पर है। इट इज बेटर इफ यू गो अहेड विद परचेजिंग। अच्छा, अभी आपने वैसे जिक्र तो किया कि 4 महीने लगते हैं इसको हासिल करने में, तो ओवरऑल क्या, अब एप्लीकेशन कोई अब देता है तो ओवरऑल कितना वक्त लग जाता है इस हासिल करने के लिए? 4 मंथ इज सफिशिएंट या ज़्यादा भी लग सकता है? हाँ जी, देखिए जब इंडिविजुअल ने किसी ने भी स्टार्ट करना है ना, उस स्टेज के ऊपर कोई उसके पास में ऑलरेडी ये अमाउंट बैंक में नहीं पड़ा होना चाहिए, ना ही कोई बिजनेस अभी आइडेंटिफिकेशन की कोई जरूरत है। एज ओके। लॉन्ग एज यू हैव मेड अप योर माइंड के कहाँ कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो 3-4 डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं। एक तो कंपनी रजिस्ट्रेशन जरूरी होती है, एक EIN नंबर जरूरी होता है, और आपकी नेटवर्क स्टेटमेंट, सोर्स कहाँ से आएगा फंड्स का, तो इस जी तरह जी। के कुछ डॉक्यूमेंट, बिजनेस प्लान वो जरूरी होता है। इसके साथ ठीक। में आप केस सबमिट करते हैं तो तकरीबन 30 दिन तो आपको केस प्रिपरेशन करके फाइलिंग में लग जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में ये जो यूनाइटेड स्टेट्स का होमलैंड सिक्योरिटी वाले स्क्रीनिंग करते हैं, 2 महीने उसको लगते हैं। एंड देन देयर आफ्टर जो है आप 1 महीने भर के बाद में जो USCIS है, यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, आपकी इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, और फिर इंटरव्यू के बाद में 10 दिन और लगते हैं। तो आप तकरीबन मान के चले 4 महीने का, 4 महीने। 4-4.25 महीने का ये प्रोसेस ठीक है। है। ठीक। अच्छा, अगर कोई पाकिस्तान से आना चाह रहा है, किसी और मुल्क से आना चाह रहा है, इवन कनाडा से भी अगर जाना चाह रहे हैं वहाँ, तो जिनके पास E2 वीज़ा होल्डर्स हैं वो अपने स्पाउस या बच्चों को भी बुला सकते हैं? बिल्कुल बुला सकते हैं। पहली बात तो आपने जो ये जिक्र की है बात, ये बहुत ही बढ़िया है, कि बहुत ही अच्छी बात आपने जो मेंशन कर दी कि किसी भी E2 कंट्री से, कनाडा से ही नहीं, अब जिस भी कंट्री के सिटीजन हैं, जैसे जो है आपके लिसनर्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, अजीज हैं, जो अगर पीछे पाकिस्तान से, तो वहां से भी अप्लाई करके, इतना ही टाइम फ्रेम है इसका आने का। स्पाउसेस साथ में आएंगे, बच्चे साथ में आएंगे, और स्पाउसेस के बाद में बहुत ही एक अच्छी चीज है इस कैटेगरी की, उनके पास में ओपन परमिट रहता है कि वो कुछ भी कर सकती हैं, मतलब ठीक। कर सकते हैं, कर सकती जैसे हैं। कि दे कैन गो इनटू एम्प्लॉयमेंट, एनी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जैसे मर्जी वो एम्प्लॉयमेंट स्विच कर सकते हैं, आपके बिजनेस ठीक। में हेल्प कर सकते हैं प्रिंसिपल एप्लीकेंट के, अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, और ठीक। बच्चे उसी तरीके से स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ सकते हैं जैसे कि ग्रीन कार्ड होल्डर और यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन के बच्चे पढ़ते हैं। वही राइट, यानी तो इसका ये मतलब ये सहूलत हुआ कि आप जो भी जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है उनका स्पाउस जो है वहाँ काम भी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ है, बहुत से लोग हैं पार्टनरशिप में होते हैं, यहाँ भी पार्टनरशिप्स हैं, वैसे कुछ लोग चाहते हैं, तो एज एन ए पार्टनरशिप भी E2 वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। लॉट ऑफ फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स हैं जो वो चाहते ये है कि हम जो है दोनों फैमिलीज इकट्ठी हम जो है जो हम वो करें, यूनाइटेड स्टेट्स की रेजिडेंसी लें, एज लॉन्ग एज आपकी पार्टनरशिप जो है 50% आपके नाम पे हो। ओके। 2 इंडिविजुअल्स भी इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं, या आपने किसी US सिटीजन को पार्टनर बनाना है वो भी हो सकता है, या किसी को जिसने नहीं भी रेजिडेंसी अप्लाई करनी उसको पार्टनर बनाना है वो भी किया जा सकता है। पर 50% ओनरशिप इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, क्योंकि बिजनेस का कंट्रोल आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए, सही है। और वो उसी हालत और उसी सूरत में होगा जब आपके पास में 50% उसकी ओनरशिप मिनिमम रहेगी। होगी।
अच्छा, अब इसमें जैसे अब दो पार्टनर हैं, तो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट विल बी द सेम 125,000 या उसको भी डबल करना पड़ेगा फिर? उसको यूजुअली आप डबल करके थोड़ा 20-25%, 30% तक उसको आप डिस्काउंट कर सकते हैं, क्योंकि मेन चीज ये देखी जाती है कि पार्टनरशिप केसेस में कि ओवरऑल वो बिजनेस जो है वो सस्टेन करेगा दो फैमिलीज को विद द बिल्कुल ठीक, प्रॉफिटेबिलिटी। अगर वो बिल्कुल हो रहा है तो उसको डबल करने की जरूरत नहीं है अमाउंट को, ठीक। वो थोड़ा उससे कम में भी आप यू कैन स्टिल क्वालिफाई। अच्छा, अभी जब लोग जाते हैं, ज़ाहिर है बिजनेस है, वहाँ चले गए, फैमिली शिफ्ट हो गई, तो ज़ाहिर है हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि चलें वो अब अपनी ज़िंदगी वहाँ अच्छा मुस्तकबिल गुजारना चाहता है, तो फिर उस मुल्क की सिटीजनशिप के लिए भी कोशिश करता है। तो ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए कोई प्रोविजन है जिनके पास E2 वीज़ा हो? ये जो कैटेगरी है E2, और इसी के साथ में एक इंट्रा कंपनी ट्रांसफर भी कैटेगरी है, ओके। उसमें भी बहुत अच्छे प्रोविजन है बिजनेस पर्सन के लिए जो यूनाइटेड स्टेट्स जाने के लिए। पर इसकी बात करते हैं E2। E2 से आपका डायरेक्टली E2 से ग्रीन कार्ड का राउट नहीं है, ओके। पर अगर आप E2 पे यूनाइटेड स्टेट्स में हैं और अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, जब आपका बिजनेस फ्लोरिश होते होते एक स्टेज पे पहुंच जाता है जहां उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, टर्नओवर नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू जब 800,000 से लेके 1,50,000 की रेंज में आ जाती है, और आपके पास में 10 एम्प्लॉय जो अगर काम करने लग जाते हैं, तो उस टाइम पे आप क्वालिफाई हो जाते हैं फॉर योर यूएस ग्रीन कार्ड अंडर ए प्रोग्राम कॉल्ड EB-5 प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड फिफ्थ प्रेफरेंशियल पाथवे। तो सही। ये एक तरीका बन जाता है बिजनेस बेस पे यूनाइटेड स्टेट्स जाके अपने आप को एस्टेब्लिश करके ग्रीन कार्ड लेने का। ऑलराइट। उसी तरह से L1A में एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, 2 साल के बाद वैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हैं। वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स के लिए, वो मतलब कॉर्पोरेशन के लिए जो अपनी सब्सिडरी सही यूनाइटेड है। स्टेट्स में खोलते हैं। अच्छा, आखिर में संधू साहब ये बताइएगा, अच्छा E2 वीज़ा की कितना ड्यूरेशन, 2 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है, और क्या इसको फिर रिन्यू करवाना होता है, क्या तरीकेकार होता है फिर अगर कोई नहीं दूसरे रूट में जाना चाहता तो इस तरीके से? इसका 5 ईयर ड्यूरेशन का ये वीजा जो है यूजुअली इशू होता है। ओके। शॉर्टर ड्यूरेशन का भी ये दिया जा सकता है, पर इसकी यूजुअल जो है टाइम पीरियड इज 5 years। ओके। एट ए स्ट्रेच एन इंडिविजुअल कैन स्टे फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years ओके। इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक। आप अपनी एक बारी जब एंट्री लेते हो, ले लिया आपने, 2 साल आप जो है एक साथ रह सकते हो, उसके बाद में आप एक दिन के लिए बाहर जाते हो, फिर यू आर फिर गुड टू वापस गो आ। फॉर अनदर 2 years। ठीक। और ये रिन्यूएबल है इंडेफिनेटली, एज लॉन्ग एज आप वेरी गुड। जो है एक क्वालिफाइंग बिजनेस रन कर रहे हो इंडेफिनेटली, लाइफ लॉन्ग, चाहे आप अपना इसको एक्सटेंड करते जा सकते हो इस वीजा। वही राइट। सामान्य कराम, नंबर स्क्रीन पे आपके पास आ रहे होंगे, 289-232-2700, 289-232-2700। मिसागा में इनका ऑफिस है, 160 टेडर्स बुलेवार्ड, यूनिट 211 मिसागा। आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। दुनिया में कहीं भी आप जो इस ट्रीटी के तहत ममालिक हैं, या आप कनाडा में भी में रहते हैं, यहाँ पे अगर सूरत हाल थोड़ी मुश्किल हो रही है, फॉर श्योर आप इस वीज़ा के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन कंसल्टिंग सर्विस है, ये स्पेशलाइज करते हैं इसमें, इनसे आप जरूर रब्ता कीजिए। संधू साहब, इन दी एंड कुछ और आप कहना चाहें? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अपनी कंडीशंस खास करके कनाडा में इकोनॉमिक सिनेरियो है, इसमें जो इंडिविजुअल्स, कोई भी बैकग्राउंड, ये जरूरी नहीं है कि आपकी बिजनेस बैकग्राउंड हो, आपका बिजनेस एक्सपीरियंस होना कोई जरूरी नहीं है। एज लॉन्ग एज आपकी डिजायर है यूनाइटेड स्टेट्स में सेटल होने की, और अगर आप इतना अमाउंट इन्वेस्ट करके बिजनेस एस्टैब्लिश या परचेज कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, तो इससे इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिल सकती। वेरी राइट, थैंक यू वेरी मच संधू दिस साहब, इज द बेस्ट। बहुत शुक्रिया आपका। और शुक्रिया होपफुली वंस अगेन भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यू आपका वंस वेलकम। अगेन, आपके सभी लिसनर को एक बार फिर से आदाब, एंड इट वाज एन ऑनर एंड ए प्रिविलेज टू बी थैंक यू ऑन वेरी द मच। रेडियो प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। परविंदर सिंह संधू साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर डायरेक्टर हैं WWICS वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस। कोशिश करेंगे अगले प्रोग्राम में मजीद इनसे गुफ्तगू करें। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए आप अगर समझते हैं आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं, तो ज़रूर आप इनसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 289-232-2700 इनके रब्ते के नंबर है।